क्या चल रहा है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हमें देखने को मिल रहा है, इसकी अभी क्या वजह है? इस्लामाबाद में एक मॉस्क में धमाका हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग हुई। पाकिस्तानियों ने बोला कि अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट हैं उन्होंने किया है और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी अफगानिस्तान में। तो क्या ये ओन करता है अफगानिस्तान की हम टीटीपी को मदद कर रहे हैं? वो तो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई लड़ाके नहीं हैं, टीटीपी जो है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। क्यों तहरीके तालिबान पाकिस्तान में हमले करता है? देखिए, टीटीपी की मांग ये है कि उनको शरिया चाहिए पाकिस्तान में, और जो हुक्मरान हैं ये असली इस्लामी सरकार नहीं है, वेस्ट के पिट्ठू हैं। तालिबान जब लड़ रहा है पाकिस्तान से तो इनके पास वेपन कहाँ से आ रहा है? असला बारूद है, उसमें से काफ़ी असला बारूद, ड्रोन्स वो जो अमेरिकन ने छोड़ी थी वो हैं। ये लड़ने की हिम्मत कहाँ से इनमें आ पा रही है? वो कहते हैं कि देखो, हमने सोवियत संघ को हराया, वो हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत थे। हमने अमेरिका को हराया, अमेरिका की जो एम्बेसी थी काबुल में, उसकी बाहर जो ब्लास्ट वॉल्स लगी हैं वहाँ पे पेंट करा है कि हमने दुनिया की सबसे ताकतवर देश को हराया। इस युद्ध में कौन से देश हैं जो अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं? कौन हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? एक्सप्लिसिटली कोई भी मुल्क किसी के साथ अलाइन करता हुआ नहीं दिखा है। क्या ये लंबी वॉर होने से भारत को फायदा है क्या? हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। भारत के दो पड़ोसी देश हैं जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई के हालात हैं, वहाँ पर ओपन वॉर बोल दिया गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आखिर ये दोनों देश क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन से ग्रुप्स हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर? पाकिस्तान क्या आरोप लगा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर? ये सारा कुछ इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? और ख़ास तौर से जब ईरान के साथ में इस वक्त में अमेरिका और इजराइल जब लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे में ठीक उसके पड़ोस में बैठा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब लड़ाई लड़ रहा है, तो ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? क्या पूरी दुनिया अब युद्ध से ही चलेगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने बहुत ज़रूरी हैं, और इनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ ओपी ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राघव शर्मा जी मौजूद हैं। राघव जी सेंटर फॉर अफगानिस्तान स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं और सर का रिसर्च है उसी में। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे यहाँ आए। बुलाने के लिए शुक्रिया। क्या चल रहा है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बीच में, ये जो युद्ध हमें देखने को मिल रहा है, इसकी अभी क्या वजह है? देखिए, इसका इमीडिएट संदर्भ तो ये है कि 22 फरवरी को इस्लामाबाद में एक मॉस्क में धमाका हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग हुई, और बिना किसी तथ्य के पाकिस्तानियों ने बोला कि अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट हैं उन्होंने किया है। अच्छा। उसके बाद तनाव बढ़ना शुरू हुआ और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी अफ़गानिस्तान में। उन एयर स्ट्राइक्स में लड़ाके तो कोई नहीं मरे, लेकिन परिवारजन, एक परिवार के 17 या 18 लोग उसमें मारे गए। और उससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सेंटिमेंट है, जो वैसी कभी भी अच्छा नहीं रहा है अफ़गानिस्तान में, वो और मज़बूत हो गया उनके ख़िलाफ़। अच्छा। उसके बाद से तनाव बढ़ने लगा और जो उनकी ड्यूरन लाइन है, जिसको किसी अफ़गान सरकार ने बॉर्डर नहीं माना है, उस पे उनकी क्लैशेस शुरू हुई हैं और तब से तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो रोज़ाना ख़बरें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के कई प्रांतों पे बमबारी हुई है, जैसे कंदहार, काबुल, निनगरहार, पक्तिया, खोस्त, बल्कि कल बागराम हवाई अड्डे पर पाकिस्तान ने, कहते हैं, बम गिराए हैं। अब उसका मकसद क्या है ये तो पता नहीं। बागराम पे, क्योंकि बागराम में एरोप्लेन्स नहीं हैं इतने। एक मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, ये तालिबान जो है, इनके वेपन्स एंड एम्यूनिशन डिपोज जो हैं उनको टारगेट किया जाए। अच्छा। हाँ, तो इससे शुरू हुआ, पर ये पहली बार नहीं है। देखिए, हिस्ट्री पिछले 4 साल में अगर आप देखें, आपको अगर याद हो 2021 में, अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को गिराया था, तो इमरान खान ने एक बहुत मशहूर बयान दिया था कि दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, और अफ़गानिस्तान असल में अब आज़ाद हुआ है क्योंकि उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ दिया है। फैज़ हामिद जो है उस टाइम ISI के चीफ़ थे, वो काबुल में पहुँचे थे और बहुत शौक़ से चाय पी रहे थे, और उन लोगों को, सारे जितने पत्रकार वहाँ इकट्ठे हुए थे सेरीना होटल की लॉबी में, बोला चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल।
और पाकिस्तान में इस बात की बड़ी खुशी थी कि ना केवल अमेरिका की अशरफ गनी की सरकार, जिसको अमेरिका का एक तरह से पिट्ठू मानते थे और भारत का प्रॉक्सी मानते थे, बहुत खुशी थी कि वो सरकार गिर गई है और तालिबान आ गया है। और पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि तालिबान जो है उसके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है जहाँ पे उन्होंने तालिबान को पनाह दी, उनको बढ़ावा दिया और काफ़ी मदद करी, जिसकी वजह से मतलब एज एन इंसर्जेंट एक्टर तालिबान 2001 के बाद जो स्ट्रेंथ उनकी थी वो इसीलिए आई कि उनकी सारी रेस्ट एंड रिक्रिएशन फैसिलिटी पाकिस्तान में थी। और उससे पहले 1996 से 2001 के बीच में सरकार जो थी उसमें 3 ही मुल्क थे जो तालिबान की सरकार को रिकग्नाइज़ करते थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। तो पाकिस्तान की एक पुरानी हिस्ट्री रही है। तो उनको उम्मीद ये थी कि अब जब अमेरिकनों ने 2001 में तालिबान को गिराया था, उसके बाद उन्होंने उनका समर्थन किया, उनको उम्मीद ये थी कि तालिबान जो है अब वो वापस आके पाकिस्तान का शुक्रगुजार होगा, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, भारत को जगह नहीं मिलेगी अफ़गानिस्तान में। भारत जो है उनका फुटप्रिंट काफ़ी बढ़ गया था पिछले 20 साल में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में था। बिल्कुल। जो चुभता था पाकिस्तान को बहुत। तो उनको उम्मीद ये थी कि उनका जो हाथ है वो मज़बूत होगा और इवेंचुअली तालिबान ड्यूरन लाइन को भी मानेंगे। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उनके लिए ये थी कि वो टीटीपी के जो लड़ाकू हैं उनको पनाह नहीं देंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2021 से 2025-26 तक का जो समय है, कोई 4.5 साल होने वाले हैं तालिबान को सत्ता में आए, जितना डेटा है वो ये शो करता है कि टीटीपी के जो अटैक्स हैं पाकिस्तान में वो उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लगातार बढ़ोतरी हुई है, साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान की 2 प्रांत जिनमें सबसे ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं वो हैं KPK और बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान को इस बात का बहुत रोष है कि तालिबान ने टीटीपी पे लगाम नहीं लगाई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तालिबान ने कई बार कोशिश करी कि वो पीस टॉक्स भी कराए दोनों के बीच में, और पहले भी झड़प हुई है टीटीपी को लेके, पर पाकिस्तान को जो रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। अच्छा। तो जड़ जो है तनाव की फ़िलहाल वो ये है कि टीटीपी पे तालिबान कार्रवाई नहीं कर रहा, और मुझे लगता नहीं कि वो करेंगे, और उसकी काफ़ी ठोस वजहें हैं। देखिए, टीटीपी जो है उसका जन्म 2007 में हुआ था। उनको जन्म तालिबान ने नहीं दिया था, उसमें तालिबान की वो बात सही है। टीटीपी जो है उसका जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि ये लोग जो हैं काफ़ी नाराज़ थे इस बात से कि जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देने का फ़ैसला किया था 2001 में जब तालिबान की सरकार गिरी, और ये डिसीजन काफ़ी अनपॉपुलर था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कई हिस्सों में। एज पार्ट ऑफ द वॉर ऑन टेरर काफ़ी मिलिट्री ऑपरेशंस हुए ट्राइबल एरियाज़ में, कबायली इलाके कहते हैं जिनको। उसमें जो फ्लशिंग आउट पाकिस्तान आर्मी करना चाहती थी ऑफ एसेट्स दैट वर नो लॉन्गर, मतलब उनके काम के नहीं जो थे, उससे काफ़ी रोष हुआ। उसमें काफ़ी, जिसको मिलिट्री टर्म्स में कोलैटरल डैमेज कहते हैं, वो भी हुआ। तो उससे उन हालातों में टीटीपी का गठन हुआ 2007 में। उन्होंने मांग की कि हमें शरिया चाहिए और पाकिस्तान आर्मी के जो ऑपरेशंस हैं कबायली इलाकों में, इन पे रोक होनी चाहिए। तो टीटीपी जो है 2007 से बढ़नी शुरू हुई और 2010 तक वो इतनी मजबूत हो गई थी कि वो स्वात वैली तक पहुंच गई। और ये टीटीपी बनी पाकिस्तान में ही थी? बनी पाकिस्तान में थी। 2010 तक स्वात वैली में पहुंची। वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने इवेंचुअली उनको पीछे धकेला, पर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनको पीस एग्रीमेंट भी करनी पड़ी टीटीपी के साथ कई बार, जो कि सफल नहीं हुई। लेकिन मसला ये है कि जब टीटीपी का जन्म हुआ उस टाइम तालिबान, अफ़गान तालिबान जो है, उनकी इंसर्जेंसी बढ़नी शुरू हो चुकी थी अफ़गानिस्तान में। ठीक है। वो अटैक करते थे, वापस पाकिस्तान में आते थे, क्योंकि जो सो कॉल्ड बॉर्डर है वो काफ़ी पोरस है। और टीटीपी के लड़ाके जो हैं और तालिबान के जो लड़ाके हैं, उन्होंने कई जंगें साथ में लड़ी हैं। उनकी वर्ल्ड व्यू एक है, उनकी विचारधारा एक है।
जब तालिबान नेटो पे हमला करके वापस आते थे तो वो उन इलाकों में शरण लेते थे जहाँ पे टीटीपी के लोग रिक्रूट होते हैं, तो उनके बहुत करीबी संबंध हैं। और ये पाकिस्तान सरकार की नॉलेज में होता था कि हाँ ये मिल करके काम कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान सरकार को इसका इल्म था कि इनकी अच्छी सांठगांठ है, पर उस वक्त इनफैक्ट पाकिस्तान सरकार चाहती थी कि जो कबायली इलाके हैं वो एक लॉन्च पैड का काम करें नेटो पे हमला करने के लिए, और वो मुमकिन ही नहीं है कि वो ये हो पाता अगर वहाँ पे आर्मी का आशीर्वाद नहीं होता और लोकल लेवल पे कोई सांठगांठ नहीं होती। तो अब जब वो हुकूमत में आ गए हैं, वो कैसे टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे जब उन्होंने इतनी जंगें साथ लड़ी हैं, एक ही पूल में से रिक्रूट करा है, उनकी ट्राइबल लेवल पे काफ़ी कनेक्शंस हैं, तो वो सवाल ही नहीं उठता। और हम एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, तालिबान जो है वो कोई इट्स नॉट अ रेगुलर गवर्नमेंट, वो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। तो वो जो मूवमेंट है वो आज की डेट में, आज की तारीख में अपने फुट सोल्जर्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम टीटीपी के खिलाफ एक्शन क्यों ले रहे हैं, हम उनको क्यों फ्री हैंड नहीं दे रहे। और ये चैलेंज उनके लिए और बढ़ जाता है जब हम ये देखते हैं कि दाइश, जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP भी कहा जाता है, दाइश अपने वहाँ पाँव जमाने की कोशिश कर रही है। और ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं कि दाइश जो है, दाइश की कोशिश है कि तालिबान के जो डिसग्रंटल्ड कमांडर्स हैं, जो नाखुश हैं तालिबान से, वो उनमें मिल जाएं। अच्छा। और दाइश काफ़ी प्रोपेगेंडा अपना चलाता है कि तालिबान जो हैं ये मुसलमान नहीं हैं। अच्छा। वो इसलिए मुसलमान नहीं है कि वो कहते हैं कि इनको देखो, वो सारे काफिरों के साथ डील करने, उन्होंने अमेरिका के साथ डील करी, चीन के साथ डील करी, पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, तो वो उनको अंडरकट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर वो टीटीपी पे के खिलाफ एक्शन लें। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है इट्स अ स्ट्रॉन्गर स्टेट, वो ज़्यादा मजबूत स्टेट है। बिल्कुल सही बात है। टीटीपी एक तरह से लेवरेज है, हुकुम का एक का समझ लीजिए एक तरह से, कि वो भी पाकिस्तान पे दबाव बना सकते हैं कि आप हमें कुछ चीज़ों पे प्रेशराइज अगर करेंगे तो हमारे पास भी टीटीपी की लेवरेज है जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, समस्या खड़ी कर सकती है। तो ये मसला इतनी आसानी से हल होने नहीं वाला है। और ऐसा नहीं है, मतलब हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान स्टेट जो है उन्होंने बहुत मिसकैलकुलेशन करी है कि उनको लगा कि तालिबान की अगर जीत हो जाएगी तो उनके लिए चांदी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को पहले एक्सपीरियंस रहा है, पहले अनुभव रहा है तालिबान की पहली हुकूमत में। जब तालिबान ने पहली बार भी अपनी जड़ें जमाई थी काबुल में, तब क्या हुआ था, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तब भी ऐसी मूवमेंट्स का जन्म हुआ और उन्होंने तेज़ी पकड़ी जो तालिबान के एजेंडा को मिमिक करते थे। जैसे एक सूफ़ी मोहम्मद करके थे वहाँ पे, ये मूवमेंट्स यही कहती थी कि हमें शरिया की हुकूमत चाहिए, सिनेमा हॉल बंद करो, क्या है, बाल काटने के जो पार्लर हैं इनको बंद करो, मर्द जो हैं अपनी दाढ़ी रखें, दाढ़ी ना बनाएं, औरतें बुर्का पहने। और इस तरह के उन्होंने कई वो चलाए कैंपेन्स। और पाकिस्तान आर्मी को तब भी उनको फ्लश आउट करना पड़ा और ये लोग अफ़गानिस्तान में गए, तालिबान की हुकूमत थी जब। तो पाकिस्तान को पहले भी अनुभव रहा है, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है कि हम अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेंगे, वो 96 में भी नहीं हुआ था, बल्कि रिवर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्लामिस्ट को मिली पाकिस्तान में। सही बात है। और वही चीज़ आज की तारीख में हो रही है। तो क्या ये ओन करता है अफ़गानिस्तान की हम टीटीपी को मदद कर रहे हैं, या फिर नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते? वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं हम, देखो तालिबान बहुत स्पष्ट रूप से बयान दे चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई लड़ाके नहीं हैं, टीटीपी जो है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। Exactly. और इसको
बातचीत और राजनीतिक स्तर पे पाकिस्तानी स्टेट को सॉल्व करना है। इसका हल जो है उन्हें अपने तरीके से बातचीत से निकालना पड़ेगा। हमने कोशिश कर ली, हमने बातचीत कराने की कोशिश करी, हमने बोला इनके लड़ाकों को हम क्या है बॉर्डर के इलाकों से हटा के अंदर की तरफ धकेल देंगे, पर इसके आगे हम क्या करें, आपकी मुसीबत है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ड्यूरन लाइन को फेंस भी करा है, तो अगर ये मैनेज नहीं कर पा रहे, पेट्रोल नहीं कर पा रहे अच्छे से, सर्विलेंस नहीं कर पा रहे, तो उनकी दिक्कत है, हमारी नहीं। वो कहते हैं हमारी तो इसमें कोई नाकामयाबी की बात ही नहीं है। वो कहते हैं इसमें तो पाकिस्तानी स्टेट की प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अब क्या ये सच है, वो अलग सवाल है। लेकिन पाकिस्तान तो ये भी बोल रहा है कि हम मतलब भारत अफगानिस्तान के थ्रू ये सब करवा रहा है, तो आप ना अफगानिस्तान पे यकीन कर रहे हैं ना हम पे यकीन कर रहे हैं। देखिए ये जो बयान है ये तो हंसी का पात्र है, और वो इसलिए हंसी का पात्र है कि आप 2001-2 से लेके 2021 के बीच में कितनी भी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, चाहे वो पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की हों, चाहे आप ISPR में लेख देख लें जो आर्मी के लोग या आर्मी के करीब जो रहते हैं लोग उन्होंने लिखे हैं, वो सब यही कहते थे कि जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, जो TTP जब उफान पे उठी पाकिस्तान में, वो तब भी यही कहते थे कि भारत जो है वो हमको हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है अफ़गानिस्तान से। और वो कहते थे कि भारत ने इतने कॉन्सुलेट क्यों खोले हुए हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है कि कंदाहार में और जलालाबाद में कॉन्सुलेट खोलें। वो उससे बहुत परेशान थे, और वो कहते थे कि कॉन्सुलेट एक्चुअली अपनी स्कॉलरशिप्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नहीं हैं, वो इसलिए हैं ताकि ये हम पे जासूसी कर सकें, ताकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे TTP है इनको पैसा दे सकें, ताकि ये पाकिस्तान में आतंक फैलाएं, यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाएं। लेकिन उनके पास कोई मजबूत तथ्य था नहीं तब भी। अब 2021 में भारत के सारे कॉन्सुलेट बंद हो गए, हमारी एम्बेसी भी बंद हो गई काफ़ी टाइम तक काबुल में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद TTP के अटैक्स और ज़्यादा बढ़ गए। तो पाकिस्तान ख़ास करके ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी अरसे से बोलते आ रहे हैं, पर उनके पास कोई ऐसा मजबूत तथ्य नहीं है दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान TTP का समर्थन कर रहा है। और मेरे ख्याल में ये बयान जो है, इस तरह के बयान जो हैं, ये इसलिए भी हैं ताकि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जो है उनका ध्यान हटा सके पाकिस्तान के अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस से। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो टर्म कॉइन करी है ये ग्रुप्स को डिफ़ाइन करने के लिए, उन्हें कहते हैं फितना अल ख़ारिज और फितना अल हिंदुस्तान। अच्छा, क्या मतलब है इन दोनों का? तो मतलब दे आर ग्रुप्स बैक्ड बाय इंडिया एंड बाय फॉरेन एलिमेंट्स। क्यों तहरीके तालिबान पाकिस्तान में हमले करता है, और जब करता है तो क्या वो मांग क्या कर रहे हैं? देखिए TTP की मांग ये है कि उनको शरिया चाहिए पाकिस्तान में। वो कहते हैं जो अभी पाकिस्तान की हुकूमत है और जो हुक्मरान हैं, ये असली इस्लामी सरकार नहीं है, क्योंकि ये शरिया लागू नहीं कर रहे, और असल में ये वेस्ट के पिट्ठू हैं, तो इनके खिलाफ इसलिए जिहाद जायज़ है। अच्छा। तो कहते हैं हमें इस्लामी हुकूमत चाहिए, हमें इस्लामी शरिया चाहिए। पर जब हम कहते हैं इस्लामी शरिया, हमें याद रखना चाहिए कि उसके भी कई इंटरप्रिटेशंस हैं। तो क्या उनका जो इंटरप्रिटेशन है, दियोबंदी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, तो वो उसको लागू करना चाहते हैं। क्या है ये देवबंदी इंटरप्रिटेशन में TTP कैसा शरिया लागू करना चाहता है? देखिए 2 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट हैं पाकिस्तान में जो काफ़ी मजबूत हैं। दियोबंदी, जिनका ओरिजिन दियोबंद से है हिंदुस्तान में। आपको अगर याद हो, अभी तालिबान के जो विदेश मंत्री आए थे मुत्तकी, वो दियोबंद गए भी थे। तो उनका स्पिरिचुअल होम, थियोलॉजिकल होम वहीं पे है। और दूसरा जो है वो हैं बरेलवी। बरेलवी जो हैं वो 50 से 60% हैं पाकिस्तान में, और दियोबंद करीब 20% हैं। दियोबंदी जो हैं वो
मतलब बरेलवियों की कई प्रैक्टिसेस से असहमत हैं। कई मुद्दे हैं जिन पे उनकी सहमति है, जैसे अहमदी जो हैं वो मुसलमान नहीं मानते, उनको दोनों ही नहीं मानते। दोनों नहीं मानते, और दोनों ने भुट्टो की हुकूमत तक इस मुद्दे पे हाथ भी मिलाए और कैंपेन भी चलाया कि इनको गैर मुसलमान घोषित किया जाए। ठीक है। लेकिन कई ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिन पे ये अग्री नहीं करते। जैसे बरेलवी जो हैं वो पीरों में बहुत विश्वास करते हैं, दरगाहों पे जाने पे बहुत विश्वास करते हैं, सूफिज़म से उनका थोड़ा कनेक्शन है। जो देवबंदी हैं वो कहते हैं कि ये शिर्क है। शिर्क मतलब ये आइडल वर्शिप है, गुनाह है एक तरह से। सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो देवबंदी इंटरप्रिटेशन को आमतौर पे ज़्यादा कंजर्वेटिव माना जाता है। और ट्रेडिशनली पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने देवबंदी गुटों को बढ़ावा दिया। 2006 से पाकिस्तान की जो हुकूमत है मुशर्रफ के अंडर, उन्होंने बरेलवी गुटों को समर्थन करना शुरू किया एज ए काउंटर वेट टू द देवबंदीज। तो अभी जैसे तालिबान जब लड़ रहा है पाकिस्तान से, तो इनके पास वेपन कहाँ से आ रहा है? क्या वही वेपन है जो अमेरिका छोड़ करके गया? और ये लड़ने की हिम्मत कहाँ से इनमें आ पा रही है? क्योंकि पाकिस्तान तो अगर देखा जाए, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए अगर, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की सैन्य ताकत बहुत है और उनके पास अपनी पूरी प्रॉपर आर्मी है। तो कैसे इन दोनों, मतलब ये दोनों लड़ाई में अगर देखें तो कहाँ कौन इस समय खड़ा नज़र आ रहा है? देखिए, कन्वेंशनल मिलिट्री की अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान के पास एक स्टैंडिंग प्रोफेशनल आर्मी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास वेपन सप्लाई एंड रीसप्लाई की चेन है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। फ़िलहाल तालिबान के पास देखिए जो असला बारूद है उसमें से काफ़ी असला बारूद और वेपन्स जो हैं और ड्रोन्स वो जो अमेरिकन ने छोड़ी थी वो हैं। उन्होंने ब्लैक मार्केट से भी काफ़ी हथियार उठाए हैं। फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में पिछले 40-45 साल से जंग रही है, तो उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एक्टर्स ने बंदूकें, असला बारूद बहुत कुछ सप्लाई किया है। तो उसकी कमी फ़िलहाल नहीं है उनके पास। अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो फिर तालिबान के लिए एक चुनौती होगी कि वो रीसप्लाई कहाँ से लें। और ख़ास करके आज के माहौल में जहाँ पे पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज है, तो वो उनके लिए एक चुनौती हो सकती है आगे चल के। हाँ, उनके पास एयरफोर्स नहीं है पाकिस्तान की तरह, पर देखिए तालिबान जो मैंने पहले भी कहा वो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो 20, 25, 30 हज़ार, अब तो हालांकि वो कहते हैं कि भी उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा है, पर मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो 20-25 हज़ार भी होते, जो कि आज की डेट में नहीं है, और पाकिस्तान आर्मी कई लाखों की होती, वो फिर भी उनसे लड़ने के लिए उनको जो जज्बा है वो फिर भी उतना ही मजबूत होता। वो कहते हैं कि देखो हमने आखिरकार सोवियत संघ को हराया, वो हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत थे, हमने अमेरिका को हराया। उसमें मज़े की बात यह है, आप अब काबुल में अगर जाएं, मैंने कुछ दोस्तों ने तस्वीरें मुझे भेजी थी, तो उन्होंने अमेरिका की जो एम्बेसी थी काबुल में, उसकी बाहर जो ब्लास्ट वॉल्स लगी हैं वहाँ पे पेंट करा है कि हमने दुनिया की सबसे ताकतवर देश को हराया। उन्होंने कई जगह बिलबोर्ड्स लगाए हैं कि हमने कैसे हराया। हमारी स्ट्रेंथ थी मोटरसाइकिल, क्लैशनिकोव और हमारी कुरान। अच्छा, और ये लिख रखा है? हाँ, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने एक जगह तो उन्होंने तस्वीर भी लगाई है मोटरसाइकिल की। हमने सिर्फ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते थे अपने अटैक्स करने। वो गुरिल्ला लड़ाके, गुरिल्ला तो वॉर अगर हाँ कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान को लगता है वो जीत जाएंगे, तो कहते हैं कि उनको ये ना समझें वो जीत जाएंगे, क्योंकि हमें गुरिल्ला लड़ाई लड़नी आती है। अब सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, जो आज की डेट में वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो बराबर कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो हम पे जंग थोप के हमें हरा देंगे तो उनकी बहुत बड़ी गलती है, उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने तस्वीरें भी रिलीज़ करी हैं अपनी सुसाइड बॉम्बिंग यूनिट्स की। अच्छा, कि हम इनको छोड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर। तालिबान के पास अपने सुसाइड बॉम्बिंग यूनिट्स हैं? जी।
तो तालिबान के पास लेवरेजेस हैं, तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो अफ़गानिस्तान को तो नुकसान होगा ही, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो तालिबान इसको जाने नहीं देंगे। और पाकिस्तान और तालिबान के लिए एक तरह से एक मौका है अपने विरोधियों को चुप कराने का, क्योंकि तालिबान की हमेशा से निंदा होती रही है कि पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, ये रावलपिंडी में जो जनरल बैठे हैं उनके पिट्ठू हैं। निंदा कहाँ से होती है? अफगानिस्तान के अंदर से? अफगानिस्तान के अंदर से होती है, बाहर से भी होती है, बट सबसे ज़्यादा अंदर से होती है। तो आप देखिए 4.5 साल में इनकी जो रिलेशनशिप है उन्होंने कैसी पलटी खाई है, कि कहाँ तो पाकिस्तान कहता था कि इन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है और वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और 4.5 साल के अंदर अंदर, बल्कि 2 ही साल में ये शुरू हो गया था, मतलब अब तो बिल्कुल जो टेंशन्स हैं उनकी बहुत तूफान पे हैं। वो अब कहते हैं कि इंडिया की प्रॉक्सी हैं, इन्होंने अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया है। जैसा आप बोल रहे हैं कि ये वॉर अगर लंबा खिंचता है तब सिनेरियो अलग होगा। ये लंबा खिंचने में पाकिस्तान के अंदर भी तो प्रॉब्लम्स होंगी कि भाई वहाँ की भी कोई हालात जो हैं वो चाहे इकॉनमी के लेवल पे आप देख लें या किसी भी तरह से देख लें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लोग भी अभी ये लंबी वॉर तो नहीं झेल सकते हैं। सेम गोज़ विद अफ़गानिस्तान, वहाँ पर भी लंबी लड़ाई अगर खिंचती है तो वो सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो क्या ये लंबी वॉर होने से भारत को फ़ायदा है क्या? अफ़गानिस्तान के लिए हालात जो हैं वो मुश्किल तो होंगे अगर जंग लंबी होगी, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोगों ने 40-45 साल जंग झेली है। वो जंग चाहते नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बहुत सफ़र किया है जंग में। तो वहाँ के लोग जंग से बहुत त्रस्त हैं, जंग बिल्कुल नहीं चाहते। तालिबान जो है, दे डोंट थिंक लाइक अ कन्वेंशनल स्टेट। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेंगे। जिसकी समस्या ये है कि आपको एक बार जंग छिड़ जाती है और बहुत तेज़ हो जाती है, तो फिर आप उसे रोकेंगे कैसे? ये एक चुनौती हो जाती है। पाकिस्तान के लिए समस्या मुझे लगता है ज़्यादा होगी। पाकिस्तान के लिए समस्या ज़्यादा है, क्यों? अगर जंग लंबी खींचती है, वो इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान में हालात पहले से ख़राब हैं। वहाँ पे बहुत क्लेवेजेस हैं इंटरनली पाकिस्तान में जो एक्टिवेट हो जाएंगे, सेक्टेरियन, एथनिक। और पाकिस्तान में उसको दबाना उतना आसान नहीं होगा। तालिबान जो है, इट्स अ टोटलिटेरियन स्टेट। आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो इतनी है नहीं, तो हाँ, ये नहीं कह रहा मुश्किलात नहीं होंगी, मुश्किलात होंगी अफ़गानिस्तान में भी, और लोग वहाँ नहीं चाहते कि जंग हो, क्योंकि उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं आर्थिक तौर पे। लेकिन तालिबान जो हैं पिछले 4-4.5 साल में मतलब कोई भी जो उनका विरोधी है, उन्होंने उनको बिल्कुल कुचल दिया है। आपको कोई विरोध का स्वर वहाँ पे अंदर से नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। पाकिस्तान में ये ज़्यादा दिखेगा हमें। हो सकता है लोग सड़कों पर आ जाएं। जी। बलूचिस्तान का अपना चल रहा है। बलूचिस्तान का अपना चल रहा है। देखिए, पश्तून इलाकों में आपका टीटीपी का चैलेंज तो है ही, आपका पीटीएम का चैलेंज भी है, पश्तून तहफ़ीज़ मूवमेंट का, जो हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। ये क्या है पीटीएम? देखिए, पीटीएम शुरू हुई थी, ये मंजूर पश्तीन ने शुरू करी थी। कोई साल याद नहीं है, मेरे ख्याल शायद 2016-17 के आसपास, पर ये चेक करना पड़ेगा, 2016 के आसपास। वो इसलिए हुई थी कि पीटीएम वालों ने बोला कि पश्तून जो हैं उनके खिलाफ बहुत जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, उनको उठा लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है इनकाउंटर्स में, फेक इनकाउंटर्स में। और इसकी जो स्पार्क है, जो चिंगारी है, वो एक यंग पश्तून लड़का था, मेरे ख्याल कराची में शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसको उठा लिया था और एक फेक इनकाउंटर में मारा था। ऐसा कई बार हुआ है।
और ये एक तरह से एक आयरनी है पाकिस्तान में। पश्तून्स देखिए, सब पंजाबियों के बाद दूसरी बड़ी कौम जो पाकिस्तान में है वो पश्तूनों की है। पश्तून्स जो हैं ऑन द वन हैंड पाकिस्तान आर्मी में ओवर रिप्रेजेंटेड थे एट द ऑफिसर लेवल। अच्छा। देखिए, आर्मी का आप इस बात पे सबकी एक ही राय है कि मतलब पाकिस्तान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्मी ने शासन चलाया है। वहाँ पे 4 मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उन 4 में से 2 पश्तून रहे हैं। अच्छा। याया खान और अयूब खान, दोनों पश्तून। तो ऑन द वन हैंड वो आर्मी में बहुत वेल इंटीग्रेटेड हैं, ओवर रिप्रेजेंटेड हैं एट सम लेवल, पर दूसरी तो लेवल पे आप देखें तो पश्तून जो हैं वो नाखुश भी हैं पाकिस्तान स्टेट से, क्योंकि कबायली इलाके जो हैं वहाँ पे फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन लगाया जाता था जिससे उनको उनके हुकूक नहीं मिलते थे। फिर जैसा कि मैंने कहा, पश्तूनों के साथ ज़्यादती भी हुई कि उनको उठा लिया गया, इनकाउंटर में मार दिया। वहाँ पे स्कूल, हस्पताल, इन सब चीज़ों की कमी रही। फिर जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो पश्तून इलाके शीत युद्ध के बीच में फंस गए एक तरह से। वो एक लेबॉरेटरी बन गए पॉलिटिकल इस्लाम के लिए, क्योंकि वहीं से अटैक किया जाता था। तो उन्होंने बहुत सफ़र किया। इस सब को बदलने के लिए मंजूर पश्तीन ने एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट पश्तून तहफ़ीज़ मूवमेंट की शुरुआत करी कि ये जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं इनको ठीक करने के लिए। अब उसकी नॉवेल्टी ये है कि पीटीएम ने अहिंसा का रास्ता चुना। अच्छा। ठीक है, और वो पाकिस्तानी स्टेट के लिए एक मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि जब आप फोर्स यूज़ करते हैं ऐसी मूवमेंट के खिलाफ जो हिंसा में नहीं बिलीव करती, तो उसमें बड़ी मुश्किलात खड़ी होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पीटीएम जो है उन्होंने औरतों को भी मोबिलाइज़ किया है। पीटीएम एक तरह से खान अब्दुल गफ़ार खान के नक्शे कदम पे है, पर पीटीएम मैं कहूँगा एक कदम आगे गई है, क्योंकि खान साहब जो थे वो कबायली इलाकों में मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए थे। वो इसलिए नहीं कर पाए थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें कभी इजाज़त नहीं दी वहाँ जाने की। वो क्या चाहते थे? वो भी यही चाहते थे पश्तूनों को उनका हकूक़ दिया जाए। वो चाहते थे कि वो पढ़ें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। उन्होंने आज़ाद स्कूल वहाँ पे इस्टेब्लिश किए। बिल्कुल। उनका ये कहना था कि एक चीज़ जिससे अंधेरा दूर होगा और सोसाइटी रिफॉर्म होगी, पश्तून समाज जो है उसमें बदलाव आएगा, वो है एजुकेशन। उसी के थ्रू होगा। पीटीएम भी यही कहता है। वो कहता है हमें हमारे हक चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए। और आप पाकिस्तानी स्टेट को देखिए, वो पीटीएम को क्रश करना चाहते हैं। मीडिया ब्लैकआउट है उनकी एक्टिविटीज़ पे, लेकिन टीटीपी के साथ वो पीस टॉक्स कर चुके हैं, पीस डील साइन कर चुके हैं, शांति समझौता कर चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है उनका क्या माइंडसेट है, और वो पीटीएम को एक तरह से उसी नज़रिए से देखते हैं जिससे वो खुदाई खिदमतगार को देखते थे। वो तो पीटीएम के लिए भी कहते हैं कि हिंदुस्तानी जो हैं ये पीटीएम को एग्जैक्टली मैं सपोर्ट कर रहे हैं। इसी चीज़ पे आना चाह रहा था। तो जितनी फॉल्ट लाइंस मुझे दिख रही हैं ये पाकिस्तान के अंदर, तो उससे तो समझ में आ रहा है कि अगर इंडियन डीप स्टेट चाहे तो मतलब पाकिस्तान में सही में बहुत कुछ है जो वो ऑलरेडी डीरेल चल रहा है, वहाँ पर किया जा सकता है और शायद किया भी जा रहा होगा। हाँ, देखिए वो तो कहना मुश्किल है, पर फॉल्ट लाइंस काफ़ी हैं। फॉल्ट लाइंस काफ़ी हैं, पर इसमें बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है किसी भी स्टेट को, क्योंकि इसके लिए हमारे लिए क्या रेपरकशंस होंगे। क्योंकि पाकिस्तान अगर इम्प्लोड करता है, पाकिस्तान में अस्थिरता फैलती है, अराजकता फैलती है, तो उससे हम पे भी असर होगा। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो देखिए तब होगा अगर अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान बिखर जाए और वहाँ पे जो उसमें से राज्य उभर के आएँ, उसमें ऐसी सरकारें आएँ जिनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। पर नेगेटिव भी हो सकता है कि मान लीजिए पाकिस्तान का बल्कनाइजेशन होता है, और उसमें जैसे मान लीजिए पंजाब प्रांत है जो बिल्कुल हमसे सटी हुई है, वहाँ पे जिहादी टेक ओवर हो जाए,
फिर आप क्या करेंगे? तो एकदम मुहाने पे बैठ गया करके ये। तो इसलिए, हालांकि यह हाइपोथेटिकल सिनारियो है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आर्मी जो है वो इस स्थिति को इतना बिगड़ने देगी, क्योंकि पाकिस्तान इज अ आर्मी विच हैज़ अ स्टेट। यूजुअली स्टेट्स की आर्मी होती है, यहाँ पे आर्मी का स्टेट है। हमारे पाकिस्तान में कई दोस्त हैं, 2020 में गए थे हमारे घर से, मेरी मदर और सिस्टर गए थे। मैं भी रहा हूँ वहाँ 2 महीने। हमारी एक जानने वाली हैं, उन्होंने अपना घर बनाया था कंटोनमेंट में, वो दिखाने ले गई थी। उन्होंने पंजाबी में बोला, देखो जी देखो, जिथे देखा फौजा ही फौजा, जिथे देखो मौजा ही मौजा। तो फौज है और फौज की मौज है। तो पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा वजूद है पाकिस्तान में, और उनका बहुत बड़ा स्टेक है कि वो पाकिस्तान को फेल ना होने दें, अनरेवल ना होने दें। पर अगर मतलब अस्थिरता फैलती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन आप ये तो चलिए आप कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल है, बट बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि तालिबान मतलब अफ़गानिस्तान का बाल्कनाइजेशन हो सकता है अगर लंबा ये चले, क्योंकि वहाँ पर कई सारे गुट हैं जिनकी अपनी राइवलरी चल रही है जी। तो क्या, पहली बात तो क्या ये भी हाइपोथेटिकल है बहुत, या फिर अभी की स्थिति देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि हाँ अफ़गानिस्तान बिखर सकता है, टुकड़ों में बट सकता है? देखिए, फ़िलहाल मुझे लगता नहीं कि ऐसी स्थिति उभर के आई है कि वो बिखर सकता है। अब देखिए, मज़े की बात यह है, अफ़गानिस्तान को अगर आप देखें, अफ़गानिस्तान साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में ऐसा मुल्क है जिसकी कोई एक्टिव सेसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे मसले नहीं हैं, वहाँ पे बहुत मसाइल हैं। और वहाँ पे वहाँ कौन माइनॉरिटी है कौन मेजॉरिटी है, इस पे बहुत डिबेट है। और वो इसलिए है क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक तो कभी सेंसस हुआ नहीं है। हमारे पास सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, रफ एस्टिमेट्स हैं कि कौन सा ग्रुप जो है उनका कितना फ़ीसद हिस्सा है पॉपुलेशन में। और वहाँ पे क्लासिफाई करना भी मुश्किल है पॉपुलेशन को, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। पर अफ़गानिस्तान ऐसा मुल्क रहा है जहाँ पे कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं रही है आज तक, और कोई भी लीडर ने आज तक ये नहीं बोला है कि हम अलग मुल्क चाहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं हमें अपना हक चाहिए, और यहीं चाहिए, और यहीं चाहिए। अब तालिबान के आने के बाद से जो रोष है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आप देखिए, आप तालिबान का कैबिनेट देखिए, उसमें मेरे ख्याल 2 नॉन पश्तून्स हैं सिर्फ, बाकी सब पश्तून हैं। बाकी सब पश्तून हैं। तो पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मसले हैं, रोष है, पर आज की डेट में अफ़गानिस्तान में तालिबान की ऑपोजिशन में, उनके विपक्ष में कोई नेता नहीं है। मतलब ऑपोजिशन ख़त्म है, टेरिटरी भी नहीं है उनके पास, उनका कोई लीडर भी नहीं है, और कोई भी आसपास का मुल्क उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में तालिबान के खिलाफ ऑपोजिशन होना बहुत मुश्किल है। और आप जो पूछ रहे थे कि मतलब तालिबान के अंदर से, देखिए तालिबान के अंदर से ऑपोजिशन हुई थी। मुझे नाम ठीक से याद हो, मुल्ला मेहदी, जो तालिबान का एकमात्र शिया हज़ारा कमांडर था, उसने विद्रोह का झंडा उठाया तालिबान के खिलाफ। वो क्यों उठाया वो अलग बात है, उनके झगड़े थे कोल रेवेन्यू को स्प्लिट करने को लेके, पर उसको तालिबान ने मार दिया। और किसकी मदद से मारा? ईरान की मदद से। और वो इसलिए कि तालिबान इस तरह का विद्रोह जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ना केवल उसको, तालिबान ने मतलब उज़्बेक और ताजिक कमांडर्स जो हैं अपने, जिन्होंने शुरू में कुछ उछल कूद करी, अपना विद्रोह जाहिर किया तालिबान की नीतियों के प्रति, तो उनको भी उन्होंने शांत करा दिया, उनको पकड़ दिया, उनको डिमोट किया, कुछ को अरेस्ट किया, और उन्होंने विद्रोह जो है उसको बिल्कुल मसल दिया। तो आज की स्थिति में ऐसे
कई माइनॉरिटीज़ हैं जिनको कई मसले हैं तालिबान के हुकूमत के साथ, लेकिन कोई लीडरशिप नहीं है उसे चैलेंज करने के लिए। और अगर आती है वो लीडरशिप, मुझे लगता नहीं कि वो बंटवारे की मांग करेंगे आज की स्थिति में। अभी देखिए सिनेरियो कितनी तेज़ी से बदल रहा है, दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। अभी 3 दिन पहले ईरान कह रहा था कि ईरान मध्यस्थता कराने को तैयार था जी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। अब आज की तारीख में ईरान खुद ही एक युद्ध में पड़ा हुआ है। तो कौन अब इनके बीच में कौन मध्यस्थता करा सकता है? मतलब आगे का वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आ रहा है? ये दोनों मुल्क लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, या कोई किसी तरीके से इनको शांत किया जा सकता है? देखिए फ़िलहाल तो दुनिया जो है वो ईरान, अमेरिका और इज़राइल के युद्ध पे उनका सारा ध्यान केंद्रित है। अब कौन मध्यस्थता करा सकता है? वैसे तो देखिए गल्फ़ की कंट्रीज़ करा सकती थी, पर अभी उनकी खुद की स्थिति बहुत ख़राब है। चीन और रूस ऐसे मुल्क हैं जो इस स्थिति में हैं कि वो मध्यस्थता करा सकें। चीन ने कोशिश भी करी है। मई 2025 में उन्होंने बैठक कराई थी, और पाकिस्तानी जो हैं उनको ये काफ़ी मलाल भी था एक तरह से, क्योंकि देखिए चीन जो है उनके लिए तालिबान की तरफ दरवाजे किसने खोले? रावलपिंडी ने खोले। 96 और 2001 के बीच में पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के अलावा एक मुल्क जिसके ताल्लुकात तालिबान से बहुत बेहतरीन थे वो था चीन। चीन के जो इस्लामाबाद में राजदूत थे वो मुल्ला उमर से मिले भी हैं। अच्छा। हुआवे जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है क्योंकि वो अमेरिका के साथ टेक वॉर में इन्वॉल्व रहा है। हुआवे को तालिबान ने कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए थे लैंडलाइन इंस्टॉल करने के लिए कंदाहार और काबुल में। वो अलग बात है, वो प्रोजेक्ट कभी टेक ऑफ नहीं कर सका क्योंकि कुछ समय बाद ही तालिबान की सरकार जो है वो गिरा दी अमेरिकियों ने। तो चीन के हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और वो इसलिए रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनकी मदद करी। पर आज परिस्थिति ये है कि चीन कहता है कि हम आपकी मध्यस्थता कराएंगे, हम आपके मसले सुलझाएंगे। और दूसरा मुल्क जो अगेन इस रास्ते पे एक बार चल चुका है वो है रूस। रूस ने मॉस्को फॉर्मेट जो है उसके ज़रिए कोशिश करी 2018 से कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत जो है उनके बीच में कोई शांति समझौता कराया जा सके। तो रूस जो है वो मध्यस्थता करा सकता है, पर रूस की स्थिति जो है वो चीन के मुकाबले कमज़ोर है क्योंकि पाकिस्तानियों को चीन पे ज़्यादा भरोसा है रूस के मुकाबले। इस युद्ध में कौन किसके साथ खड़ा हुआ है? कौन से देश हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं? कौन हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए आप अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखें, बयान देखें, तो उसमें एक्सप्लिसिटली कोई भी मुल्क किसी के साथ अलाइन करता हुआ नहीं दिखा है, इंक्लूडिंग सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में, आपको अगर याद हो, पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट की थी, बड़ी चर्चा हुई, जिसकी बहुत चर्चा हुई। कई लोगों ने ये भी बोला कि अब हिंदुस्तान और सऊदी के ताल्लुकात का क्या होगा। बिल्कुल। पर ये जो हाल के युद्ध ने सिद्ध किया है, ये सिद्ध किया है कि वो सिंबॉलिक ज़्यादा है, सब्सटेंटिव कम है। गुड फॉर इंडिया। गुड फॉर इंडिया। आप चीन का बयान देखें, आप रूस का बयान देखें, उन सब ने बोला है कि बातचीत के ज़रिए अपने मसले सुलझाएं। तुर्की ने कोशिश करी थी मध्यस्थता कराने की, वो एक और मुल्क है जिसके बहुत अच्छे संबंध हैं पाकिस्तान से भी, वो तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ही लिया था। कैसे उन्होंने मदद की। और तुर्की के तालिबान से भी अच्छे संबंध हैं, और काफ़ी अरसे से तुर्की ने अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए बहुत इनरोड्स बनाई हैं अफ़गानिस्तान में रिपब्लिक के दौर से। और उन्होंने मतलब रिपब्लिक के रहते ही काफ़ी राउंड्स बातचीत के होस्ट करे, जहाँ पे वो मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे थे तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच में उस समय में। तो तुर्की भी एक ऐसा मुल्क है, पर क्योंकि बातचीत फेल हो गई, मुझे लगता नहीं है अभी तुर्की इन्वॉल्व होगा। और गल्फ़ में जो अभी असमंजस का माहौल है, जो युद्ध का माहौल है, अभी सबका ध्यान उसी पे केंद्रित है फ़िलहाल।
हाँ, वैसे अफगानिस्तान का विरोध ना करने के क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे पाकिस्तान तो बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्च पैड है ना? उसका फ़ायदा उठा करके लोग भारत पे दबाव बना लेते हैं, या ये सब चीज़ें करने को मिल जा रहा है, चाहे वो चीन हो, चाहे तुर्की हो, इन सबको मिल जा रहा है। अफगानिस्तान का सपोर्ट करने का क्या रीज़न है? मतलब ये लोग उसके खिलाफ़ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन लोग? चाहे तुर्की हो, चीन हो, या रशिया हो, ये अफगानिस्तान का विरोध क्यों नहीं कर रहे इसमें? मतलब क्यों नहीं खड़े हो जा रहे पाकिस्तान के साथ? देखिए, चीन जो है वो पाकिस्तान का बहुत पुराना और गहरा मित्र रहा है एक तरह से। लेकिन चीन की समस्या ये है कि चीन ये भी जानता है, उनको डर ये है कि अफ़गानिस्तान उइगुर्स जो हैं उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड ना बने, किसी तरह का रेडिकलाइजेशन स्पिल ओवर ना हो, या चीन में या सेंट्रल एशिया में। रूस को भी डर है कि तालिबान जो है वो ऐसे गुटों को बढ़ावा दे सकता है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के ज़रिए अस्थिरता फैलाएं, रेडिकलाइजेशन फैलाएं। और दूसरी बड़ी समस्या जो रूस के लिए रही है ट्रेडिशनली, वो है नारकोटिक्स की। कुंदूज के ज़रिए वाया देन ताजिकिस्तान वो एक रूट रहा है फॉर नारकोटिक स्मगलिंग, एंड ये रूस के लिए बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग। 2001 में आप अगर देखें, तालिबान का आखिरी जो स्टैंड था वो कंदहार में नहीं था, जिसको कहा जाता है इनका स्पिरिचुअल होमलैंड है, वो कुंदूज में था। और 2010 और 21 के बीच में जब तालिबान की इंसर्जेंसी बहुत उफान पे थी, उन्होंने 3 मरतबा कोशिश करी कुंदूज को कैप्चर करने की। उसमें से एक वजह ये भी है, कुंदूज स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज हेड था फॉर नारकोटिक स्मगलिंग, एंड तालिबान को बहुत पैसा नार्को ट्रैफिकिंग से आता था। रूस की समस्या ये भी है कि रशिया इज़ अ कंट्री जिसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है रशिया में। नारकोटिक्स का एक तो स्पिन ऑफ ये है कि आपकी यंग पॉपुलेशन है वो एडिक्ट हो जाती है, तो देश को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है रिहैबिलिटेशन पे। इकोनॉमिक ड्रेन है आपका, ह्यूमन रिसोर्स ड्रेन कर रही है। दूसरा, सिरिंज यूजेज से HIV बहुत फैला था एट वन स्टेज। तो आपकी वैसी ही नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपका यूथ पॉपुलेशन भी अगर एडिक्ट होती है, प्लस HIV की समस्या है, तो रूस जो है उनको ये डर है कि ये सारी समस्याएं दोबारा से उस स्तर पे खड़ी ना हों जैसे हुई थी। और रूस के लिए अभी फ़िलहाल कोई इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं है कि वो एक्सप्लिसिट पोजीशन लें पाकिस्तान के खिलाफ। और देखिए, अब फिर दाइश जो है, जो इस्लामिक स्टेट है, वो भी एक चिंता का विषय है। आपको अगर याद हो, पिछले साल मॉस्को में एक अटैक हुआ था थिएटर पे, या शॉपिंग मॉल में एंड थिएटर पे, जिसमें कई लोग मारे भी गए थे। तो उसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी, और उन्होंने क्लेम किया था इस्लामिक स्टेट जो अफगानिस्तान में बैठा है, मतलब ISKP, सॉरी। रूस, ईरान, इनका मतलब इनकी 2 वजहें जो थी तालिबान का समर्थन करने की, वो ये थी कि वो एक तो ड्रग से डील करना चाहते थे, और दूसरा जिसमें रिपब्लिक काफ़ी असमर्थ रहा था काउंटर करने में, और दूसरा रेडिकलाइजेशन, ड्रग्स। एंड दाइश जो है वो एक प्रॉब्लम बनता जा रहा था 2014 से। तालिबान ने बोला हम आपके साथ मिल के दाइश का मुकाबला करेंगे। और अमेरिका नहीं कुछ बोल रहा इस पे? अमेरिका तो हम देख ही चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर जी की बहुत तारीफ़ करी, और उन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ट्रंप जो हैं, ही इज़ विम्सिकल। वो कोई शिष्टाचार को तो फॉलो करते नहीं हैं किसी तरह के, चाहे वो कूटनीतिक हो चाहे राजनीतिक हो। तो मेरे ख्याल बिस्तर के कौन से कोने पे उठते हैं और उनका कैसा मूड होता है, उस हिसाब से फैसले ले लेते हैं। तो उन्होंने फ़िलहाल जो बयान दिए भी हैं वो पाकिस्तान के ही पक्ष में लग रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में क्या ये कॉन्फ्लिक्ट भारत पर किसी तरीके से क्या असर डाल सकती है? देखिए, भारत ने हाल में बयान भी दिया था काफ़ी कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान की,
और उसमें ये भी कहा था कि पाकिस्तान जो है उनकी पुरानी आदत है कि वो अपने जो खुद की फीलिंग्स हैं वो औरों पे थोप देते हैं, उसका टिकड़ा औरों पे फोड़ते हैं। वो इस केस में अफ़गानिस्तान पे फोड़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। मुझे लगता है कि भारत को इसमें बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने चाहिए, और वो इसलिए कि हमें इस परसेप्शन को बढ़ोतरी नहीं देनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये लॉन्ग रन में हमारे पक्ष में नहीं जाएगा। कैसे? क्योंकि इवेंचुअली लोगों को लगेगा कि हम वहाँ पे क्यों इन्वॉल्व हैं, हम अफ़गान्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान से स्कोर सेटल करने के लिए। तो उससे हमारी जो छवि है उसको कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की छवि है वो अच्छी है। वो कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान की छवि क्यों ख़राब है अफ़गानिस्तान में, वो इसीलिए ख़राब है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा दखल अंदाज़ी करी है हमारी राजनीति में। किस तरह की सरकार होनी चाहिए, कौन सरकार को चलाएगा, कैसे चलाएगा, किस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए, इसमें पाकिस्तान ने, कोई शक नहीं है कि बहुत दखल अंदाज़ी करी है। और उस दखल अंदाज़ी का नतीजा है कि लोग वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत ख़िलाफ़ हैं। तो अगर हम बहुत क्लोजली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पब्लिकली, तो इससे हमारी छवि को नुकसान पहुँचेगा और हमने जो काम किया है उसको नुकसान पहुंचेगा। बट एक तरफ एक ऐसा देश है जो आकर के जो लगातार हमारे यहाँ टेरर एक्टिविटीज़ करवा रहा है, जो हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे खिलाफ काम करने वाले हर मुल्क का समर्थन कर रहा है, हमारे साथ में आकर के अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एक देश है जहाँ की सरकार का मंत्री जब पहली बार बाहर जा रहा है तो हमारे देश में आ रहा है। तो क्या यहाँ पर सीधा एक मुल्क है जो हमारा दुश्मन है, एक है जो हमसे ठीक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है? तो इसमें समस्या क्या कहाँ है कि अगर हम उनके साथ खड़े हो जा रहे हैं ओपनली? देखिए, बयान देना उनके समर्थन में समझ में आता है। अब अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इसमें दो चीज़ें हैं। सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा ना। समर्थन के लिए फिर वो और भी चीज़ें मांगेंगे। क्या आप उसमें पढ़ना चाहते हैं? युद्ध में तो असला देने की तो नहीं अभी हैसियत है, या वो असला के अलावा और भी बहुत चीज़ें, और भी बहुत मांगे आती हैं। क्या आप उस रास्ते पे चलना चाहते हैं? चलना चाहते हैं तो कहाँ तक चलना चाहते हैं, उस पर कहाँ अंकुश लगाएंगे जाके? और दूसरी चीज़ ये है कि तालिबान जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो आम सरकार नहीं है। उनके कई गुटों के साथ संबंध है। पाकिस्तान के साथ भी उनका रिलेशनशिप एक ब्लैक एंड वाइट रिलेशनशिप नहीं है। तालिबान एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है। उसमें कई गुट हैं, उसमें से कई गुट पाकिस्तान के करीब हैं, कईयों के रिश्तों में तनाव आया है हाल के दिनों में। तो हमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है कि इसको किस तरीके से डील किया जाए, क्योंकि मतलब हम करना भी चाहते हैं, उनके साथ ख़राब संबंध भी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम बहुत, क्योंकि लेजिटिमाइज बहुत वैसी सरकार नहीं है, इसलिए हम बहुत क्लोज भी नहीं रहना चाहते हैं, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, और एक ट्रस्ट डेफिसिट भी रहा है पास्ट में। देखिए, करीबी संबंध बनाने में तो वक्त लगेगा, पर अगर आप बयान देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके दोस्त हैं, तो सिर्फ बयान से बात नहीं बनती। उसमें कई तरह का समर्थन चाहिए होता है, एक सरकारी लेवल पे और एक पीपल टू पीपल लेवल पे। कितने देश हैं जो इस समय तालिबान सरकार को मान्यता दे रहे हैं? इस समय देखिए, सिर्फ रूस ने मान्यता दी है। उसके अलावा कूटनीतिक तौर पे तो बहुत देशों ने संबंध बना लिए हैं। यूरोपियन यूनियन के कई मुल्क हैं, जैसे जर्मनी है, स्वीडन है, उन्होंने उनके दूतावास दे दिए हैं तालिबान को। इस रीजन की जितनी कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सारे दूतावास तालिबान के पास हैं। तो कूटनीतिक स्तर पे तो संबंध हैं, जिसे हम कहते हैं डी फैक्टो रिकग्निशन, एक तरह से काफ़ी सरकारों ने दी है। डी जूरे रिकग्निशन जो है, लेकिन लीगल जिसे रिकग्निशन कहा जाता है, वो फ़िलहाल सिर्फ रूस ने दी है।
अच्छा, भारत ने भी नहीं दे रखी है? नहीं, भारत ने भी नहीं दी, हमारी चीन एम्बेसी ने है भी वहाँ नहीं दी। पर? हमारी एम्बेसी है, जिसको पहले एक टेक्निकल मिशन का नाम दिया गया था, और मुत्तकी की जो यात्रा थी उसके बाद ये घोषणा की जयशंकर जी ने कि इसको हम दूतावास जो है वो बनाएंगे फुल फ्लेज्ड। तो उस पे काम हो रहा है, और वो भी अपने डिप्लोमेट्स अब यहाँ भेजेंगे। हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि उनका राजदूत कौन होगा। ये कैसे रुक सकता है? मतलब दोनों पक्ष किस चीज़ की सहमति के बाद इस युद्ध पे विराम लगाते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि युद्ध तो शुरू हो गया है, पर अंकुश कहाँ और कैसे लगाना है ये बहुत मुश्किल है दोनों के लिए। पर सबसे बड़ा अभी जो मसला है वो टीटीपी का है। इमीडिएट मसला जो है वो टीटीपी का मसला है। डोरेंट लाइन का इशू उतना बड़ा नहीं है अभी इस वक्त में। देखिए, ड्यूरेंट लाइन का इशू है, पर वो लॉन्ग रनिंग इशू है। मतलब कोई अफगान सरकार 1947 से लेके आज तक उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर का दर्जा नहीं दिया है। और उसमें तालिबान की पहली सरकार भी शामिल है और आज की सरकार भी शामिल है। वो आज तक कहते हैं एक इमेजिनरी लाइन है, वो इसको बॉर्डर नहीं मानते। तो वो मसला तो है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि वो ऐसा मसला है जो वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अफ़गान सरकार के प्रोटेस्ट के बावजूद उन्होंने उस बॉर्डर को फेंस करा है, वहाँ पे सर्विलेंस करी है। तो उन्हें लगता है कि काफ़ी हद तक वो फिर भी उसे मैनेज कर लेंगे। पर उनका असल मसला यही है टीटीपी, इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए। और मुझे लगता नहीं कि आज की तारीख में कोई क्लियर रोड मैप है ऑन आइदर साइड कि इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। इस पे चीन ने कोशिश करके देख ली है, इस पे तुर्किया ने मध्यस्थता कराई है, पर उसका नतीजा निकला नहीं है अभी तक कोई। तो ये आसानी से सुलझने नहीं वाला है मुद्दा। जी। तो एक कहावत कही जाती है कि आपके जो पड़ोसी हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अब इत्तफाकन कि हमारे आसपास का जो रीजन है उसमें इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट लगातार हम देखने को हमें मिल रही है। अस्थिरता है साउथ एशिया में। अभी जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, अभी किस दिशा में जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने इस पॉडकास्ट में समझने की कोशिश की कि आखिर ये अभी क्या स्थिति है, क्या क्या वजहें हैं। तालिबान को थोड़ा समझने की कोशिश की कि क्या है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीज़न है, कैसे चल रही है वहाँ की सरकार, और सबसे बड़ा सवाल कि ये भारत को किस तरह से प्रभावित करेगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने इन सब के जवाब हमें विस्तार से दिए। बुलाने के लिए शुक्रिया। आपको यह एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर देखिए, बताइए, कमेंट करिए और अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।